नमस्कार दोस्तों। आज हम संविधान के भाग 3 का पार्ट 2 लेके आए हैं। इस पार्ट 2 में हम समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है उसके बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे। इसके पहले का जो भाग आ गया है कृपया उसे जरूर देख लें। इसके बाद यहाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब हमारा मूल संविधान बना था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को, जो पहले मूल अधिकार में अनुच्छेद 19 के सब सेक्शन 1 के सब सेक्शन 4 में और अनुच्छेद 31 में था, उसको यहाँ से ट्रांसफर कर 300 का में रख दिया गया, जो एक अब कानूनी अधिकार है। तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृत तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इनमें से पहला भाग समानता का अधिकार चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। तो अनुच्छेद 12 और 13 की चर्चा पहले भाग में कर दी गई थी। उसमें राज्य शब्द में किसे सम्मिलित किया गया है और मूल अधिकारों के संशोधन के बारे में क्या व्याख्या है, क्या नियम है, क्या संविधान में वर्णन है, उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। आज अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पहला है कि अनुच्छेद 14 ये कहता है कि राज्य किसी व्यक्ति को भारतीय क्षेत्र में विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। देखिए, यहाँ पर दो शब्द आए हैं कि राज्य किसी व्यक्ति को भारतीय क्षेत्र में विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो यहाँ पर दो शब्द हैं, पहला विधि के समक्ष समता, दूसरा विधियों का समान संरक्षण। दोनों को पहले अच्छे समझते हैं कि विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का अर्थ क्या है। तो जो विधि के समक्ष समता है, यह नियम हम ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। ब्रिटेन के एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर A.B. डायसी, उनकी पुस्तक थी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड, उससे ये टॉपिक लिया गया है। उनका एक नियम था रूल ऑफ लॉ, यानी विधि का शासन। विधि के शासन से ही हमने विधि के समक्ष समता की व्याख्या लिया है। तो विधि के शासन का अर्थ है कि विधि के सामने कोई छोटा बड़ा नहीं है, अर्थात जिस देश में विधि का शासन होता है उस देश में व्यक्तियों में कोई भी विभाजन नहीं किया जाता, चाहे छोटा हो बड़ा, अमीर गरीब, ऊंचा नीचा, अधिकारी गैर अधिकारी, इन सब में कोई भी विभेद नहीं किया जाता। ठीक है, उसमें सभी के साथ बराबर व्यवहार किया जाता है। यही विधि के समक्ष समता का नियम है। इसमें ध्यान रखना है, ये मना करता है कि कोई भी जो स्टेट होगा वो प्रोहिबिटेड अनइक्वल ट्रीटमेंट, कोई भी जो राज्य होगा वो अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं करेगा, यानी किसी के साथ असमान व्यवहार नहीं करेगा। तो देखिए, यहाँ नहीं करेगा एक नकारात्मक शब्द है, इसीलिए विधि के समक्ष समता को नकारात्मक माना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये कहता है कि राज्य असामान्य व्यवहार नहीं करेगा। तो विधि के समक्ष समता, ध्यान रखना, इंग्लैंड से लिया गया है, ये भी डायसी के टॉपिक से, और ये नकारात्मक व्याख्या करता है कि राज्य किसी के भी साथ असामान्य व्यवहार नहीं करेगा। लेकिन पूरे संविधान में पूर्ण रूप से इसे लागू नहीं किया गया, क्योंकि आप देख सकते हैं अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति राज्यपाल को, या 105 में सांसदों को, या 194 में विधानमंडल को, इन सभी को कुछ न कुछ उन्मुक्तियां दी गई हैं। तो अगर विधि के समक्ष समता होती, यानी विधि के सामने सब बराबर होते, तो राष्ट्रपति राज्यपाल या संसद सदस्यों को ये उन्मुक्तियां न मिल पाती। अतः ये पूर्ण रूप से लागू नहीं है। तो हमारे अनुच्छेद 14 में दो पार्ट हैं, एक विधि के समक्ष समता जो कहता है सभी को बराबर देखा जाएगा। ठीक है, यानी अगर एक इस घर में 2 बच्चे हैं तो उनको बराबर, यानी एक को जितना भोजन दिया जा रहा है उतने को दिया जा रहा है, एक को जितना खर्च दिया जा रहा है पॉकेट, उतना दूसरे को पॉकेट खर्च दिया जा रहा है, एक बराबर है। तो ये है विधि के समक्ष समता। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली जीवन में संभव नहीं होता है। इसके लिए दूसरा भी नियम है, विधियों का समान संरक्षण। ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से विधियों के समान संरक्षण, ठीक है, यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये कहता है डिमांड इक्वल ट्रीटमेंट, यानी राज्य सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करेगा, यानी सभी के साथ समान व्यवहार करेगा। तो देखिए, पॉजिटिव बात बताता है कि राज्य करेगा, इसीलिए इसे सकारात्मक माना जाता है। और
विधि के समक्ष समता कहता है राज्य सभी के साथ ये न यानी अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं करेगा, इसलिए उसे नकारात्मक कहा गया था। तो विधियों के समान संरक्षण का अर्थ ये है कि अगर स्थिति समान है तो हम व्यवहार भी समान कर सकते हैं, लेकिन अगर स्थिति समान नहीं है तो व्यवहार भी असमान हो सकते हैं। जैसे देखते हैं कि अगर एक घर में दो बच्चे हैं, दोनों की स्थिति समान है, दोनों पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, ठीक है, दोनों समकक्ष भी हैं एक दूसरे के यानी उम्र में, तो इनके साथ समान व्यवहार कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसी में एक 4 वर्ष का बच्चा है, एक 20 वर्ष का बच्चा है, तो इनमें से हमें 20 वर्ष के बच्चे को पोषण के लिए कुछ ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा 4 वर्ष की अपेक्षा। मान लीजिए हमारे घर में 8 रोटियां हैं, तो हम ये नहीं कि 4 दे दें, इनमें से हम एक को 3 कर सकते हैं, एक को 5 कर सकते हैं, ठीक है। यानी समान अगर स्थिति है तो समान व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन अगर असमान स्थिति आ जाए, मान लीजिए इनमें से एक बच्चा बीमार हो जाए, तो हम समान समता का नियम लागू नहीं करेंगे, ठीक है, वो बराबर समान न्याय नहीं करेगा। इसीलिए विधियों के समान संरक्षण ये कहता है कि अगर स्थिति समान न हो तो हम असमान व्यवहार कर सकते हैं, ठीक है। यानी अगर स्थिति समान है तो समान व्यवहार, लेकिन अगर दोनों की स्थितियाँ असमान है तो असमान व्यवहार करेंगे, ये कहता है विधियों का समान संरक्षण। तो इन दोनों की व्याख्या अनुच्छेद 14 करता है। अनुच्छेद 14 ये कहता है कि राज्य दोनों को मानेगा, यानी विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण दोनों का पालन करेगा। आगे चलते, ठीक है। इसके बाद 1980 में ध्यान रखिए, 1980 में एक वाद आया था, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया गया था कि जो विधि के समक्ष समता है यानी रूल ऑफ लॉ है, ये संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। अर्थात अगर संसद कभी भी चाहे कि विधि के शासन को समाप्त कर दिया जाए और किसी व्यक्ति विशेष का शासन ले आया जाए, तो ऐसा कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर ये नहीं रहेगा तो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर रहना संभव नहीं है। तो ध्यान रखना कि 1980 में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि रूल ऑफ लॉ संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। आगे चलते हैं, ठीक है, इसकी चर्चा कर चुके हैं। अब अनुच्छेद आते हैं 15 में। तो ध्यान रखिए अनुच्छेद 15 और 16 ये दो कॉम्प्लिकेटेड अनुच्छेद है, क्योंकि इनके अंदर 6 भाग हैं, इसलिए इनको अच्छे समझना। 14 तो समझ लिए थे, तो अनुच्छेद 15 और 16 को अच्छे समझते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 15 देखते हैं। अनुच्छेद 15 के 5 भाग हैं, तो अनुच्छेद 15 का सब क्लॉज 1 देखते हैं। तो अनुच्छेद 15 का सब क्लॉज ये कहता है कि राज्य किसी के साथ भी धर्म जाति लिंग जन्म स्थान और मूल वंश, यानी 5 धर्म जाति लिंग मूल स्थान या मूल वंश और मूल स्थान, इनके आधार पर कभी भी विभेद नहीं करेगा। ध्यान रखिए 5 बातों करता है कि राज्य केवल धर्म जाति मूल वंश लिंग जन्म स्थान पर नागरिकों के मध्य विभेद नहीं करेगा, ठीक है। इसके अलावा जो 5 के हैं उनमें कर सकते हैं, यानी भाषा के आधार पर कर सकते हैं, निवास के आधार पर कर सकते हैं, उद्भव के आधार पर कर सकते हैं, लेकिन धर्म जाति लिंग जन्म स्थान और मूल वंश, इन 5 के आधार पर राज्य किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगा। 16 देखते हैं। 16 इसका और विस्तृत व्याख्या करता है। 16 ये कहता है कि कोई भी राज्य, देखिए इसे 16 कहता है कि कोई भी राज्य धर्म जाति लिंग जन्म स्थान मूल वंश, इनके आधार पर निम्नलिखित स्थानों पर प्रवेश या उपयोग करने से नहीं रोकेगा। ध्यान रखिए ये नागरिक और राज्य दोनों के लिए, कि नागरिक और राज्य धर्म जाति लिंग जन्म स्थान और मूल वंश के आधार पर निम्नलिखित स्थानों पर नहीं रोकेगा। जैसे कोई सार्वजनिक स्थल है, होटल रेस्टोरेंट दुकान, या कोई सार्वजनिक उपयोग के स्थल होते हैं जैसे तालाब है सड़क है, इन स्थानों पर कोई राज्य और या कोई नागरिक विभेद नहीं करेगा। ये कहता है 15(2). के आगे चलते हैं तो 15(3) ये कहता है कि देखिए कुछ बंद किए गए हैं कि अगर राज्य को यह आभास होता है कि राज्य में स्त्रियों एवं बालकों की स्थिति सामान्य नहीं है, तो उनकी स्थिति को सुधारने के लिए
राज्य कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। देखिए अनुच्छेद 15 का सब क्लास 3 ये कहता है कि अगर स्त्री एवं बालकों की स्थिति सही न हो, राज्य को ऐसा आभास हो, तो उनकी स्थिति को सुधारने के लिए राज्य उनके लिए कुछ विशेष प्रबंध कर सकता है। कि जैसे किसी के प्रसव के समय किसी महिला को प्रसव अवकाश देना है, तो इसमें अगर लिंग के आधार पर कुछ भेद किया गया कि मान लो वहाँ एक कंपनी में पुरुषों को अवकाश न दिया गया और स्त्रियों को ये कह के अवकाश दिया गया कि प्रसव के समय इनको 2 माह का मैटरनिटी लीव दिया जाए, तो ये उल्लंघन नहीं माना जाएगा लिंग के आधार पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यानी विधि का संरक्षण है, समान संरक्षण, ठीक है। या राष्ट्रीय महिला आयोग बना के महिलाओं के लिए कुछ विकास किया गया या बच्चों के लिए कुछ शिक्षा प्रबंधन किया गया, तो इनमें अगर कोई कार्य किया जाता है तो अनुच्छेद 15 का सब क्लास 3 ये कहता है कि कोई भी भेद नहीं माना जाए। इसके बाद 15 का 4 देखते हैं, तो ध्यान रखिए अनुच्छेद 15 का सब क्लास 4 ये कहता है कि राज्य निम्न के संबंध में उपबंध कर सकता है। यानी अगर कोई ओबीसी यानी कोई ऐसी जाति है जो शैक्षणिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी हुई है या जनजाति है या अनुसूचित जाति है, अगर राज्य को ऐसा आभास होता है कि इनकी शिक्षा में ज़्यादा सुधार नहीं हो रहा है, इनका बराबर स्कूलों में प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वह स्कूलों में कुछ सीटें आरक्षित कर सकता है इनके लिए। तो ध्यान रखिए, जो स्कूलों में आरक्षण मिला हुआ है कि बच्चों को स्कूलों में प्रवेश के लिए, तो स्कूलों में प्रवेश के लिए आरक्षण का आधार अनुच्छेद 15(4) ही है। 15(4) के ही आधार पे ओबीसी एससी एसटी को स्कूलों में आरक्षण ध्यान दिया जाता है। ध्यान रखिए, स्कूलों की बात है, अभी नौकरियों की बात नहीं, उसकी आगे चर्चा करेंगे 16(4) में, ठीक है। आगे देखते हैं तो 15(5), तो 15(5) 93 संविधान संशोधन 2005 द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। ये कहता है कि अगर प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान है, जो 15(4) था वो कहता है कि सरकारी स्कूलों में भी जो प्रवेश के लिए न्यूनतम रहता है उनमें ओबीसी एससी और एसटी को छूट दी जाएगी। प्राइवेट संस्थाओं की बात नहीं करता, लेकिन अनुच्छेद 15 का सब सेक्शन 5 ये कहता है कि प्राइवेट संस्थाओं में भी ओबीसी एससी और एसटी को आरक्षण दिया जाए। ये देखते हैं तो 15 का जो सब क्लास 6 है वो अभी 2019 में 103वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसके तहत जो ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिक यानी आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं, ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है, तो शैक्षणिक संस्थानों में इनका जो 10% आरक्षण है वो 15 के सब क्लास 6 के तहत दिया जाता है। तो ध्यान रखिए, अनुच्छेद 15 का सब क्लास 6 103वें संविधान संशोधन 2019 में जोड़ा गया। इसके तहत ही प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों में या सरकारी संस्थानों में ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया जाता है। इस प्रकार से हम अनुच्छेद 15 के सभी टॉपिकों को समझ लिए हैं। एक बार इनकी चर्चा फिर से कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, तो जो 15 का 1 है वो ये कहता है कि राज्य केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान एवं मूल वंश के आधार पर विभेद नहीं करेगा। इसके बाद देखते हैं 15(2), तो 15(2) ये कहता है कि राज्य धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, मूल वंश के आधार पर किसी सार्वजनिक स्थल का उपयोग करने या उसमें प्रवेश करने से नागरिक और राज्य दोनों नहीं रोकेंगे। इसके बाद देखते हैं 15(3), तो 15(3) ये कहता है कि अगर राज्य को ये प्रतीत होता है कि स्त्रियों बच्चों की स्थिति सही नहीं है तो वह उनके लिए विशेष उपबंध कर सकता है। इसके बाद 15 का 4 देखते हैं, तो 15 का 4 ये कहता है कि 15(4) अगर राज्य, ठीक है, कोई चाहे तो निम्नलिखित के लिए यानी ओबीसी के लिए, एससी के लिए और एसटी के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण दे सकता है। इसी के तहत आरक्षण दिया जाता है। इसके बाद 15 का 5 देखते हैं, तो 15 का 5 प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी, एससी और एसटी के आरक्षण की बात करता है। इसके बाद 15 का 6 देखते हैं, तो 15 का 6 ये कहता है कि जो ईडब्ल्यूएस को शैक्षणिक संस्थानों में 10% का आरक्षण दिया जाए। के बाद चलते हैं अनुच्छेद 16। 16 देखते हैं। 16 का जो सब क्लास 1 है वो ये कहता है कि लोक नियोजन में नागरिकों को अवसर की समानता और राज्य इसमें कोई भी भेदभाव नहीं करेगा।
अर्थात जितने भी लोक नियोजन है, लोक नियोजन मतलब सरकारी जो नौकरियों में नियुक्ति होती है, पदोन्नति होती है, पदच्युति होती है, ग्रेच्युटी होती है, इन सभी में भी नागरिकों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। ध्यान रखना, यहाँ नागरिकों की बात की गई है, व्यक्तियों की बात नहीं। तो ध्यान रखना 16 का सब क्लास यही कहता है कि जितने भी लोक नियोजन होंगे यानी सरकारी नौकरियां होंगी उनमें राज्य किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगा। इसके बाद 16(2), तो 16(2) इसका और विस्तृत वर्णन करता है। 16(2) ये कहता है कि राज्य निम्न आधार पर धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश, ये तो उसमें थे यानी 15 में, तो ये पांचों प्लस दो और कौन कौन है, तो एक हो गया निवास और दूसरा हो गया उद्भव। ठीक है, यहाँ पर 7 की व्याख्या करता हूँ, ऊपर 5 में किया था धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश, और ये 7 की व्याख्या करता है यानी निवास और उद्भव और जोड़ देता है। इनके आधार पर नागरिकों के मध्य लोक नियोजन में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात अगर नौकरियां सरकार भर रही है यानी सरकारी नियुक्त कर रही है तो उनमें से ये 7 आधार हैं, इनके आधार पर राज्य कभी भी भेदभाव नहीं करेगा। 7 कौन कौन है, तो धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश, उद्भव और निवास। लेकिन ध्यान रखिए अर्हता और मापदंड के आधार पर हम योग्यता निश्चित कर सकते हैं कि जैसे आ जाए कि इस वैकेंसी के लिए इतना कम से कम क्वालिफिकेशन होना चाहिए या कम से कम इतना आपका मापदंड होना चाहिए, तो अर्हता और मापदंड के आधार पर हम भेद कर सकते हैं। लेकिन जो ऊपर 4 गिना डाले इनके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। फिर 16 का 3 देखिए, तो 16 का 3 ये कहता है कि अगर संसद को ऐसा आभास होता है कि किसी विशेष राज्य में या संघ राज्य क्षेत्र में लोक नियोजन में उस क्षेत्र के नागरिकों का प्रतिनिधित्व कम है, तो उस क्षेत्र के नागरिकों को निवास के आधार पर वरीयता दे सकता है। ठीक है, और वो विद्यमान होगा। अर्थात यदि संसद को यह आभास होता है कि किसी विशेष राज्य में, ठीक है, यहाँ के नागरिकों का होना जरूरी है, तो वो निवास की बाध्यता कर सकता है। ठीक है, ऐसा कई जगह था, जैसे अभी आंध्र प्रदेश में है, इसके पहले हिमाचल प्रदेश या मणिपुर, त्रिपुरा में था, तो यहाँ के निवासियों को यहाँ के नौकरियों में विशेष वरीयता दी जा सकती है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए जब संसद चाहेगी तभी। इसके बाद 16(4) सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए 16(4). ठीक है, तो 16(4) ये कहता है कि अगर राज्य को ऐसा आभास हो जाता है कि पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में कम, ध्यान रखिए अगर राज्य को यह आभास होता है कि शैक्षणिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व कम है, तो वह उस विशेष जाति के लोगों को आरक्षण दे सकता है। ध्यान रखिए जो ओबीसी का भी 27% आरक्षण है, ये अनुच्छेद 16 का सब क्लास 4 ही देता है। अनुच्छेद 16 का सब क्लास 4 ये कहता है कि राज्य ऐसे पिछड़े वर्गों के लिए जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की सेवा में पर्याप्त नहीं होगा, उनके लिए आरक्षण कर सकता है। लेकिन ध्यान रखिए मूल संविधान में हमें ओबीसी का आरक्षण नहीं दिया गया था। तो इसके बाद राष्ट्रपति को ये पावर दिया गया था अनुच्छेद 340 में कि वे एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करके ओबीसी के लिए आरक्षण दे सकते हैं। तो 1978 में जब मोरारजी देसाई की सरकार ने बीपी मंडल यानी बिंदुश्री प्रसाद मंडल जो बिहार के एक नेता थे, उनकी अध्यक्षता में दूसरा ओबीसी आयोग का गठन किया। इस आयोग ने लगभग 3743 जातियों को बताया कि ये शैक्षणिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़ी हैं। ठीक है, इनके लिए आरक्षण दिया जाना चाहिए। लेकिन उसी समय उनकी सरकार बदल जाती है और इंदिरा गांधी की सरकार आ जाती है और इस आरक्षण पर कोई चर्चा नहीं की जाती। पुनः 1990 में जब बीपी सिंह की सरकार आती है, वे ओबीसी को 27% का आरक्षण देते हैं। तो ओबीसी को 1990 से 27% का जो आरक्षण दिया गया था, तो ये इसी शक्ति के तहत 16(4) की दिया गया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं तो ये मंडल आयोग का मामला देखिए, इसको समझते हैं थोड़ा। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का 2 मिनट दीजिए इसको, थोड़ा पेन कापी आप भी उठा के लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जब 1990 में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाता है तो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और कहते हैं ये असंवैधानिक है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में 9 सदस्यों की यानी 9 जजों की एक बेंच बनाती है और उस 9 जजों में से 6-3 के अनुपात में एक निर्णय देते हैं और ये कहते हैं कि ओबीसी का जो आरक्षण है वो वैध है।
लेकिन आरक्षण में अगली बार से सरकार को कुछ विशेष ध्यान देना चाहिए, जो ये है। पहला, आरक्षण सिर्फ शुरुआती नौकरियों में होगा, प्रमोशन में आरक्षण नहीं होगा। दूसरा, आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं होगा किसी भी हालत में। और तीसरा यह था कि आरक्षण का आधार केवल आर्थिक नहीं होगा, ठीक है, आरक्षण का आधार सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार होगा, ठीक है। तो ये जब निर्णय आ जाता है तो इसके बाद सरकार जब रहती तो सरकार इस इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के निर्णय को समाप्त करने के लिए एक अनुच्छेद और जोड़ती है, 16(4) का, ठीक है, संविधान में ही संशोधन कर देती है, 16(4) का जोड़ती है और यह लिखती है 77वें संविधान संशोधन 1995 में कि एससी और एसटी को, ठीक है, प्रमोशन में भी आरक्षण दिया जाएगा। याद रखिए, इससे पहले तो लिखा नहीं था और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं होगा, तो संविधान में ही लिख दिया जा करके, ठीक है, सरकार ने 16(4) का कि एससी और एसटी को, ठीक है, नौकरियों में प्रमोशन में भी आरक्षण दिया जाएगा। और इसके बाद दूसरा गलत करने के लिए दूसरा क्या निर्णय दिया था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होगा। तो ध्यान रखिए, एक कैरी फॉरवर्ड नियम चलता है। कैरी फॉरवर्ड नियम थोड़ा समझ लीजिए। तो कैरी फॉरवर्ड नियम इसमें होता है कि मान लीजिए कोई वैकेंसी निकली, इसमें एससी की 40 जगह थी, 40 में से 30 भर गई तो 10 खाली रह गई। तो ये क्या करेंगी, अगले साल जब वैकेंसी आएंगी तो ये 10 इसमें जाके एससी के लिए ऐड हो जाएंगे। तो अगर ऐड हो गई तो मान लीजिए पहले से आरक्षण कितना रहता है, ओबीसी का 27%, एससी का 15%, एसटी का 7.5%, ये लगभग 49.5% बनता है। और ये 10 सीटें जाके पहुंच गई तो मान लीजिए कि अब बन गया आरक्षण का लगभग 55%। तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार तो ये गलत है, क्योंकि 50% से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। तो संविधान में ही संसद ने संशोधन किया और 16(4) ख जोड़ा। और 16(4) ख यह जोड़ा कि अगर कैरी फॉरवर्ड नियम को लागू करने के बाद, यानी जो बैकलॉग सीटें हैं उनको भरने के बाद अगर आरक्षण 50% से ज़्यादा भी होगा तो वो विद्यमान होगा, ठीक है, ये जोड़ देती हैं, ये 16(4) का। फिर 16(5) ये कहता है, ध्यान दिए, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है कि अगर कोई ऐसी संस्था है, धार्मिक संस्था में, कि उसमें किसी विशेष समुदाय के व्यक्ति का ही होना जरूरी है, तो वे धर्म के आधार पे या संप्रदाय के आधार पे भेद कर सकती है। मान लीजिए कोई मस्जिद है, उसमें ये नियम है कि हमेशा मुस्लिम ही यहाँ पर रहेगा, या कोई मंदिर है यहाँ पर ये नियम है कि यहाँ पर हिंदू ही पूजा कराएगा। तो यहाँ पर जो विशेष धार्मिक संस्थान है, ये धार्मिक जो सांप्रदायिक संस्था हैं, इनमें अगर जो इनके पदाधिकारी होते हैं, सदस्य होते हैं, वो विशिष्ट धर्म या संप्रदाय के लोगों की नियुक्ति की जा सकती है और ये संविधान की वैध है, ठीक है, इसमें अवैध नहीं माना जाएगा धर्म के आधार पर। इसके बाद देखते हैं 16(6). तो 16(6) जो ईडब्ल्यूएस को सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिला है, 16(6) के ही तहत दिया गया है। इसके बाद चर्चा करते हैं 17 बिल्कुल आसान, ठीक है। 17 ये कहता है कि राज्य में अस्पृश्यता का अंत किया जाए, अर्थात जो अस्पृश्यता का व्यवहार है उससे पूर्ण रूप से निषेध किया जाए। ध्यान रखिए, ये नागरिकों और राज्य दोनों के लिए कहता है कि अस्पृश्यता को किसी भी रूप में नहीं होना चाहिए और यह एक दंडनीय अपराध है। अगर कोई फॉलो कर रहा है तो उसे दंड दिया जाएगा, ठीक है। तो अस्पृश्यता को अंत करने की बात करता है अनुच्छेद 17। 18 देखे होंगे उपाधियों के बारे में, इसमें 4 सेक्शन है, चारों की चर्चा करते हैं। तो चारों की एक जगह चर्चा करते हैं, कोई खाली जगह निकालते हैं, जैसे यहाँ पर। तो देखिए 18 का जो फर्स्ट क्लाज है ये कहता है कि राज्य सेना में, यानी मिलिट्री में और एकेडमी को छोड़कर अन्य किसी में भी कोई उपाधि नहीं देगा, यानी राज्य मिलिट्री और एकेडमी को छोड़ के कोई अन्य उपाधि नहीं देगा। 18(2) देखते हैं, ठीक है। 18(2) ये कहता है कि जो कोई भी अगर भारतीय नागरिक है, ठीक है, वो राष्ट्रपति के अनुमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कभी भी उपाधि धारण नहीं करेगा। अर्थात भारत का नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी दूसरे देश की उपाधि धारण नहीं कर सकता। इसके बाद देखते हैं 18(3). तो 18(3) ये कहता है कि कोई विदेशी व्यक्ति अगर भारत के किसी विश्वास के पद में या लाभ के पद में काम कर रहा है तो तब तक किसी विदेश की उपाधि धारण नहीं करेगा जब तक राष्ट्रपति अनुमति
नहीं दे देते हैं। इसके बाद आर्टिकल 18 का सब क्लास 4 देखते हैं। सब क्लास 4 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति चाहे विदेशी हो चाहे भारतीय, अगर भारत में किसी लाभ के पद में या विश्वास के पद पर काम कर रहा है तो किसी भी देश के उपहार, ठीक है, या कोई पद राष्ट्रपति की अनुमति के बिना धारण नहीं करेगा। ये 4 बात करता है। तो आप देखते होंगे कि फिर भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण दिए जाते हैं, तो इनका मामला क्या है, ठीक है, आप देखते होंगे ना कि ये भी दिए जाते हैं। तो इसके लिए भी था 1996 में बालाजी राघवन बनाम भारत संघ का केस आया था। 1996 में ये केस सुप्रीम कोर्ट गया था, बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये उपाधि के अंतर्गत नहीं आती, यानी भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण उपाधि के अंतर्गत नहीं आती, क्योंकि व्यक्ति के नाम के आगे इनको नहीं जोड़ा जाता। और हाँ, यदि व्यक्ति के नाम के आगे अगर किसी को इनको जोड़ दिया जाए तो उससे पुरस्कार छीना जा सकता है, ठीक है। तो ये 18 हो गए। तो आज हम संविधान के 14, 15, 16, 17, 18 अनुच्छेदों की चर्चा किए थे। इनको आप एक बार पुनः रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए कर लेते हैं इस बार। तो 14 देखते हैं। 14 ये कहता है कि राज्य, ठीक है, विधि के समक्ष समता और अवसर की, यानी विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण से किसी व्यक्ति को वंचित नहीं करेगा। 15 के कई भाग हैं, तो 15 का सब क्लास 1 देखते हैं। 15 का सब क्लास 1 ये कहता है, ठीक है, कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश के आधार पर राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। 15.2 देखते हैं। 15.2 ये कहता है कि राज्य धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर निम्न जगह पर भेद नहीं करेगा, ठीक है, सार्वजनिक स्थलों में प्रयोग के लिए या उसके उपयोग के लिए। तो 15.3 देखते हैं। 15.3 ये कहता है कि अगर राज्यों को यह आभास होता है कि स्त्रियों एवं बच्चों की दशा दयनीय है तो उनके लिए विशेष उपबंध कर सकते हैं। 15.4 करता है। तो 15.4 के तहत ही ओबीसी, एससी और एसटी को शैक्षणिक संस्थानों में, सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण मिलता है, ठीक है। 15.4 और 15.5 क्या है? तो 15.5 के तहत ही, ठीक है, प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों में भी ओबीसी, एससी, एसटी को आरक्षण मिलता है। इसके बाद 15.6 क्या है? तो 15.6 के तहत ईडब्ल्यूएस को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश का आरक्षण मिलता है। इसके बाद अनुच्छेद 16 देखते हैं। तो 16 के भी कई पार्ट हैं। 16 का फर्स्ट क्लास ये कहता है कि लोक नियोजन में राज्य किसी के साथ असमान व्यवहार नहीं करेगा, अर्थात सब अवसर की समानता होगी लोक नियोजन में, चाहे उसकी नियुक्ति हो चाहे पदोन्नति हो। इसके बाद 16.2, तो 16.2 ये कहता है कि राज्य के अधीन किसी पद पर लोक नियोजन के संबंध में केवल धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान, उद्भव एवं निवास के आधार पर नागरिकों के मध्य कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ध्यान रखना है, 7 बातों की चर्चा करता है। 7 कौन कौन है? तो धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान, उद्भव और निवास, ठीक है। इसके बाद 16.3, 16 का 3 ये कहता है कि अगर संसद को चाहे तो किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में लोक नियोजन के लिए उस क्षेत्र के निवासियों को कुछ विशेष छूट दे सकती है। इसके बाद 16.4 देखते हैं। तो 16.4 के तहत ही ओबीसी को 27% सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया है। इसके बाद 16 के ध्यान रखना, 16 का और है, 16 का 4 का देखते हैं। तो 16 का 4 का ये कहता है, ठीक है, कि एससी और एसटी को प्रमोशन में भी आरक्षण दिया जाएगा। इसके बाद यह रखिए 16 का 4 खा देखते हैं। 16 का 4 खा ये कहता है कि कैरी फॉरवर्ड नियम के तहत अगर 50% से आरक्षण बढ़ भी जाता है तो वो विद्यमान होगा, यानी अवैध नहीं होगा। कैरी फॉरवर्ड रूल के तहत अगर वो बढ़ता है। इसके बाद 16.5 देखते हैं। तो 16.5 देखते हैं कि अगर कोई धार्मिक संस्था है और उसमें यह अनिवार्यता है कि किसी विशेष व्यक्ति या विशेष धर्म का व्यक्ति ही इस पद पे बैठ सकता है, तो इसके लिए राज्य विशेष नियम बना सकता है, वो संवैधानिक माना जाएगा, ठीक है। 16.6, तो 16.6 के तहत ही ईडब्ल्यूएस को सरकारी नौकरियों में 10% का आरक्षण दिया गया है।
इसके बाद 17 कहते हैं, तो 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, यानी राज्य किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता को नहीं मानेगा, और राज्य और निजी व्यक्ति दोनों के लिए है, अगर ऐसा आचरण नहीं करते अगर या अस्पृश्यता के पक्ष में जाते हैं तो उन दोनों के लिए दंडनीय अपराध है। इसके बाद 18 देखते हैं, तो 18 के 4 क्लाज हैं। तो 18 का जो क्लाज एक ये कहता है कि राज्य विद्या और सेना को छोड़ के अन्य किसी में भी कोई उपाधि नहीं देगा। दूसरा ये कहता है कि कोई भी भारत का नागरिक, ठीक है, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी दूसरे देश की उपाधि धारण नहीं करेगा। तीसरा ये कहता है कि कोई भी विदेशी व्यक्ति अगर भारत में किसी लाभ के पद या विश्वास के पद पर है तो राष्ट्रपति महोदय की अनुमति के बिना किसी देश की उपाधि नहीं लेगा। चौथा ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति की चर्चा करता है, कोई भी व्यक्ति जो लाभ के पद पर या विश्वास के पद पर भारत में कार्यरत है तो किसी भी दूसरे देश की न तो भेंट ले सकता है न कोई पद ले सकता है जब तक कि राष्ट्रपति की अनुमति न मिल जाए। ठीक है, तो इसके साथ ही ये लेक्चर समाप्त होता है। आशा होगी अच्छा लगा होगा, और हाँ अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ही करते रहें। और ये कंटेंट भी मैंने स्वयं बड़े संक्षिप्त रूप में लिखा था और अच्छा कंटेंट है। इसकी PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नमस्कार।